इंडिपेंडेंट एक हैं जो उनको समर्थन दे रहे हैं और 7 विधायक ऐसे हैं जो समर्थन दे रहे हैं सत्ता पक्ष को, जो अलग अलग राजनीतिक दलों से आए हैं। चूंकि 122 का बहुमत है, 4 ज्यादा है, और 4 ज्यादा होने का के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रखा। तो ऐसी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं जब फैसला लेने बैठेंगे तो कुर्सी पर भले ही चाहे जितना भी ये बात कह दिया जाए कि पारदर्शी होती है, संविधान की बात होती है, राष्ट्रीय जनता दल उस जगह पर पहुंचा हुआ है। और जिस तरह से विरोध चल रहा है दोनों ही गठबंधन में, आप भाजपा को भी इससे अछूता नहीं मान सकते हैं। क्राइम रिपोर्टिंग किए हैं तो आपको पता है कि साक्ष्य का मतलब क्या होता है। 2024 के चुनाव ने इसी तरह के कई साक्ष्य छोड़े हैं, जिन साक्ष्यों के आधार पर अगर देखा जाए, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम भीतर की बात में आज हम बाबा के साथ चर्चा करेंगे। क्या खतरे में है नीतीश सरकार? विधानसभा होगा भंग, तेजस्वी ने कर दिया है खेल, 7 विधायक होंगे कम। अब ये 7 विधायक कौन से हैं, क्या क्यों भंग होगा, किस कारण से खतरे में है, सब कुछ हम समझेंगे बाबा के साथ। क्या बाबा, क्या लग रहा है जो खतरे में नीतीश सरकार इस मानसून सत्र में, जो कुछ चर्चाएं आ रही हैं, जो कुछ हंगामेदार होने की संभावना है, 7 विधायक भी आप बोल रहे हैं कम होंगे, वो कौन से 7 विधायक हैं, कैसे खतरे में है? देखिए 2024 के चुनाव ने बहुत सारे क्लू जो हैं वो छोड़े हैं। अब देखिए कोई भी काम जब होता है ना तो उसके कुछ साक्ष्य जो है छूट जाते हैं। आप तो चूंकि क्राइम रिपोर्टिंग किए हैं तो आपको पता है कि साक्ष्य का मतलब क्या होता है। 2024 के चुनाव ने इसी तरह के कई साक्ष्य छोड़े हैं, जिन साक्ष्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये बातें जानकारी में मिल रही है कि नीतीश कुमार ने 12 मार्च को विधानसभा में अपना बहुमत तो साबित कर लिया, लेकिन उस बहुमत के साथ साथ उन्होंने कई ऐसी बातें हैं जो किंतु परंतु में छोड़ दिया है। और आप जानते हैं कि बहुमत एक बार जब साबित कर लिया था तो 6 महीना तक आप फिर से आप मजबूर नहीं कर सकते बहुमत साबित करने के लिए। तो संवैधानिक आधार को अगर देखा जाए तो जब मानसून सत्र शुरू होगा, 22 जुलाई को शायद शुरू होने वाला है, वही डेट है ना, 22 जुलाई को शुरू होने वाला है। 22 जुलाई को जब शुरू होगा तो लगभग 6 महीने हो चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास एक मौका है जो सरकार को एक बार फिर से चैलेंज कर सकती है, मजबूर कर सकती है, आप बहुमत साबित कीजिए। अब इसके तथ्यों और पहलुओं पर आपको नजर रखना होगा। जब बहुमत साबित हुआ था तो कितने थे? 129 थे। उसके बाद कई सदस्य विधानसभा में दूसरे दल के होते हुए जाकर के कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई जनता दल यूनाइटेड एक खेमे में बैठा। तो ये संवैधानिक रूप से नहीं था, लेकिन संख्या बल के आधार पर अगर देखें आप तो बहुमत साबित करते समय इन लोगों की सदस्यता मौजूद थी। और ये स्वतंत्र होते हैं, भले ही उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, व्हिप का उल्लंघन कर दे, लेकिन या तो वो सदन से गायब होकर के अपनी सदस्यता या जिसके तरफ उनकी निष्ठा है वो साबित करें, या फिर उनके खेमे में जाकर के वहाँ संख्या बल को बढ़ाएं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जब विधानसभा में बहुमत साबित करने की स्थिति आई थी, और बहुमत साबित सत्ता पक्ष में कर लिया था। बहुत सारे झंझावात हुए थे, बहुत सारी बातें हुई थी। अब जो वर्तमान जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के पास अभी 73 जो है वो विधायक हैं। कांग्रेस के पास 17 है, CPIML के पास 11 है, CPI के पास 2 है और CPM के पास 2 है। यानी 105 लोगों की सदस्यता उनके पास मौजूद है। एक AIMIM के हैं, एक निर्दलीय है जो कि सत्ता पक्ष की तरफ है। तो ये सब मिलाकर के 105 होते हैं। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की बात अगर करें तो बीजेपी के पास 78 है, 78 विधायक हैं। JDU के पास 44 हैं, हम के पास 3 हैं और इंडिपेंडेंट एक हैं जो उनको समर्थन दे रहे हैं। और 7 विधायक ऐसे हैं जो समर्थन दे रहे हैं सत्ता पक्ष में, जो अलग अलग राजनीतिक दलों से आए हैं। इसमें से कांग्रेस से 2 और 5 आए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। तो ये सब मिलाकर के 133 होते हैं। अगर इनको माइनस कर दें, 7 को माइनस कर दें 133 होता है। अब बहुमत से 3 ज्यादा, बहुमत से 4 ज्यादा है। चूंकि 122 का बहुमत है, 4 ज्यादा है। और 4 ज्यादा होने के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। पहली बात यह कि शुरू से ही जब ये सरकार बहुमत साबित किया था और ये जो पाला बदलने का सिलसिला
चल रहा था। इसमें से हम ये भी बताएंगे कौन कौन लोग हैं, लेकिन इससे पहले हम, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, आपको पता है कि विधानसभा अध्यक्ष चयन में भी कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल अपने विधानसभा के अध्यक्ष जो है उनको हटाएगी नहीं। लास्ट में आपने देखा कि बहुमत के आधार पर उनको हटना पड़ा था। नंदकिशोर यादव को उसकी जिम्मेवारी मिली थी, और नंदकिशोर यादव चूँकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कोर मेंबर हैं, छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रखा। तो ऐसी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं जब फैसला लेने बैठेंगे तो कुर्सी पर भले ही चाहे जितना भी ये बात कह दिया जाए कि पारदर्शी होती है, संविधान की बात होती है, उस समय अपने दल को निश्चित रूप से, लेकिन एक तो दल की तरफ से, और दूसरा कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने दल की तरफ रहता है। तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसको विलंब किया जा सकता है। इसको शुरू में भी हमने बताया था कि इसको आगे डिटेन किया जा सकता है, लेकिन अब जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो 2-3 बातें कह रही हैं जो कि बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि किस परिस्थिति में सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो पहली यह है कि अगर कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। जैसे आपने बीमा भारती को देखा, उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ी और उसका उपचुनाव भी हो रहा है। दूसरा है कि अगर कोई नॉमिनेटेड सदस्य 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, विधिवत रूप से शामिल होता है, तो स्वतः उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। तीसरा है कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। यानी निर्दलीय को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दल का सदस्यता ले। बाहर से समर्थन कर दे वो अलग बात है, लेकिन दल में शामिल नहीं हो सकता है। चौथी प्रक्रिया है कि अगर कोई निर्वाचित सदस्य अपने राजनीतिक दल के व्हिप का उल्लंघन करे तो उसकी सदस्यता जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये सातों जो हैं इन पर सभी कुछ लागू होता है, क्योंकि इन्होंने अपना दल भी छोड़ा, संवैधानिक रूप से इन्होंने रिजाइन नहीं किया है। दूसरी तरफ इन सभी लोगों को अपने अपने दल ने अयोग्य घोषित करने के लिए चिट्ठी भी दे दी है। इसके बाद भी अभी तक ये सारी प्रक्रियाएं नहीं पूरी हुई हैं। इधर सरकार ने इन सभी सातों को उप मंत्री का दर्जा भी दे दिया है। बिल्कुल, और सबसे 20 सूत्री का इन लोग को बना दिया गया है सदस्य, जो कि उप मंत्री का दर्जा होता है। तो वैसी स्थिति में एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सरकार इन लोगों को पुरस्कार दे रही है, तो वैसी स्थिति में सरकार के लिए लगता है बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए समस्या ये है कि सरकार के तरफ से अगर फैसले आते हैं तो आप जान रहे हैं कि फैसलों में देर की जा सकती है। इस बीच में भी आपको एक खबर आई थी कि जब विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछा गया था नंदकिशोर यादव से कि आपने अब तक इनकी सदस्यता समाप्त क्यों नहीं की, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया, ऑपरेशन हुआ है, अभी हम बोल नहीं सकते हैं। जी, तो ऐसी सब परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों के बनने के बाद ये बातें अब पता चल रही है कि जो अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है उस मानसून सत्र में काफ़ी हंगामा होगा। एक तो जब दिल्ली से लोग लौट करके आएंगे तो कई फैसले बाकी हैं। इस बीच में आपको पता है कि नीतीश कुमार भी 29 तारीख को एक बैठक करने वाले हैं, उनका भी फैसला बाकी है। इसके साथ साथ सरकार के पास जो ये आंकड़े हैं, अगर ये 7 सदस्य, न्यायालय ने भी इस पर कहीं ना कहीं दुख जाहिर किया है। न्यायालय में लगातार इस तरह की प्रक्रियाएं आती जाती रहती है। न्यायालय ने भी कहा है कि इस तरह के जो सदस्य हैं जो अगर अपनी पार्टी छोड़ देते हैं या निर्दलीय रूप से किसी पार्टी को, तो वैसी स्थिति में अगर विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये लोग जा सकते हैं न्यायालय। बिल्कुल, संवैधानिक प्रक्रिया उनके पास है और ऐसी केसों का त्वरित निष्पादन भी होता है। तो निश्चित रूप से इस पर त्वरित निष्पादन होगा और विधायकों की अगर सदस्यता समाप्त हो जाती है तो आप समझ रहे हैं कि संख्या काफ़ी घट जाएगी। और घटने के बाद राष्ट्रीय जनता दल उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जिस तरह से विरोध चल रहा है दोनों ही गठबंधन में, आप भाजपा को भी इससे अछूता नहीं मान सकते हैं और न ही अगर वो संख्या घटती है और उसके बाद अगर राष्ट्रीय जनता दल मात्र 3 पीछे है जी, तो वैसी स्थिति में रुपौली, बिल्कुल बेलागंज जी, और जो आरा में खाली हुआ है उस नाम पर तरारी, तो 3 अगर तीनों महागठबंधन के पास थी पहले से, तो वैसी स्थिति में अगर 3 पे चुनाव होगा और अगर वो जीतती है महागठबंधन, इंडी गठबंधन, ऑटोमेटिकली उसका बढ़ जाएगा। हाँ। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए, इसके अलावा जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें देखिए कि सत्ता पक्ष के पास 78, भाजपा के पास 44, जदयू के पास 3, हम के पास, निर्दलीय के पास 1 है और 7 हमने जैसा कि पहले बताया कि पाला बदले हैं उनका है। तो ये सब मिलाकर 133 हो जाता है। तो वहीं विपक्ष के पास, राजद के पास 73, कांग्रेस के पास 17, माले के पास
11 भाकपा के पास 2, भाकपा माले के पास CPM के पास 2, यानी कि सब मिलाकर के 105 होते हैं और 5 रिक्त पद हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनती है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सत्ता पक्ष के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और विपक्ष के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि 2024 के चुनाव में हम बता रहे थे कि 2019 में एक भी सीट जीत करके नहीं आए थे, उसके बावजूद भी ये सारी प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं चल रही है। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने पाला बदला है, जिसमें चेतन आनंद जो कि राजद से आए हैं, शिवहर से विधायक थे, इन्होंने पाला बदला है और ये लगातार राष्ट्रीय जनता दल पर हमला भी कर रहे हैं। नीलम देवी जो राष्ट्रीय जनता दल से मोकामा से जीत कर आई थी, ये भी अब तक जो है वो एनडीए का ही पक्ष ले रही हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में भी इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी मदद किया था। इसके अलावा अगर प्रहलाद यादव की बात करें तो सूर्यगढ़ा से ये विधायक हैं और राजद से ही है, ये भी पाला बदल चुके हैं। संगीता कुमारी की बात करें तो ये राजद से हैं, मोहनिया से आती हैं। भरत बिंद की बात करें तो ये राजद से हैं, भभुआ से आते हैं। सिद्धार्थ गौतम की बात करें तो ये कांग्रेस से हैं और विक्रम के ये सांसद विधायक हैं। तो मुरारी गौतम की बात करें तो ये तो मंत्री भी पिछले सरकार में, महागठबंधन सरकार में रही, ये चिनारी से आते हैं। ये सभी लोगों ने पाला बदला है और सभी लोगों के बैठने का जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको लेकर के भी बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर किस आधार पर, किस बिना पर उनको विधानसभा के अध्यक्ष ने उनको बैठने की इजाजत दी। क्योंकि ऑटोमेटिक या तो ये अपने पक्ष में ही बैठें, समर्थन चाहे जिसको करना है करें, लेकिन अगर इनको बैठने की जगह दी गई है तो ये संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन माना जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग अब अयोग्य घोषित होंगे? और जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा, आप समझ लीजिए कि इस पर बहुत बड़ा विवाद होगा और उन विवादों को लेकर के एक बात तो तय मानी जा रही है कि सरकार अल्पमत में होगी। और अगर अल्पमत में नीतीश सरकार होती है तो ऐसी स्थिति में वो वक्त भी आ गया है जब तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और इस बड़े खेल में 7 विधायक कम होने से सरकार गिर भी सकती है। लेकिन बाबा, झारखंड में तो बाबूलाल मरांडी भी नहीं बन पाए थे इसी का नेता प्रतिपक्ष। बिल्कुल, क्योंकि दल बदल कानून उन पर भी लागू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको कहें जो अगर अगल बगल के राज्यों की स्थिति देखें तो विधानसभा अध्यक्ष को तो बहुत जल्द निर्णय लेना होगा। बिल्कुल, अगर नहीं निर्णय लेते हैं तो यह संवैधानिक संकट है, जिस पर संज्ञान भी लिया जा सकता है और न्यायालय के पास जाने की पूरी संभावना है और न्यायालय इस पर त्वरित फैसला भी करेगा। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मुद्दे को 3 महीने से 4 महीने तक आप टाल सकते हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक टालने का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं वायस हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठ करके आप वायस नहीं हो सकते हैं। ये भी बातें संविधान में अंकित है। हमको लगता है महाराष्ट्र में भी यही चीज़ हुआ है शिवसेना के। जी बिल्कुल, झारखंड में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, अंतिम में आदमी को कोर्ट में जाना पड़ा पार्टी को। आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी थी जिसमें सरकार बदली थी, उसमें आपने देखा कि विधायकों को इस्तीफा कराया गया था जिससे कि संख्या बल को मैचअप किया जा सके। ऐसी स्थिति में न तो इस्तीफा हुआ है, न ये विधिवत रूप से सदस्यता लिए है, न इनकी संख्या इतनी होती है 1/3 की ये अपना दल बना के गुट बना सकें। इनको गुट बनाने का भी संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये पूरा का पूरा मामला फंसा हुआ है और अंततः ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है विधानसभा के अध्यक्ष पे। उनको जल्दी ही कोई फैसला लेना पड़ेगा और ये संवैधानिक संकट आप देख लीजिएगा कि मानसून सत्र आते आते तक और ज़्यादा गहरा होगा। तो दल बदल कानून के तहत अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तब फिर क्या होगा? कोर्ट में जाएंगे, वो तो संवैधानिक अधिकार ना है। आप अगर विधानसभा, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष पर भी सवाल खड़े होंगे, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे, संवैधानिक पद पर सवाल खड़ा होगा। कहीं ना कहीं नंदकिशोर यादव को यह फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि आरजेडी के 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 हैं कांग्रेस के। तो हो सकता है जो एक नया गुट बना के दे दिया, नहीं बना सकते हैं ना तो आपके पास उतना संख्या बल है। आप जानते हैं कि कभी तब भी आप अलग गुट बना सकते हैं जब आपका 1/3 संख्या अलग हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। कुछ भी बना देंगे, आरजेडी सोशलिस्ट नहीं बना सकते हैं ना, नहीं, वो तो संवैधानिक रूप से बना ही नहीं सकते हैं। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में 7 लोगों को अलग होना पड़ेगा, तब जाकर के संवैधानिक रूप से आपको अधिकार मिलता है अलग से करने का। 1/3 जो बहुमत है। बाबा एक चीज तो जान लीजिए, जो विधानसभा अध्यक्ष अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है, उस परिधि के लिए जी उसका निर्णय जो होगा लास्ट होगा। चाहे आप कितना भी हल्ला गुल्ला कीजिए, हंगामा कीजिए, मेज तोड़िए, कुर्सी तोड़िए, अगर विधानसभा अध्यक्ष अगर चाह लें जो 5 जो आरजेडी के हैं उनका कोई नया नामकरण करके अगर सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था कर दी जाए,
और वो जब सपोर्ट सत्ताधारी को दे देंगे तो ऐसी स्थिति हो सकती है? अगर उनके दल के लोग ये आवेदन नहीं दें कि इनके सदस्यता अवैध है, इनको अवैध घोषित किया जाए, तब ये प्रक्रिया हो सकती है। अब तक यही चल रही है। हाँ। लेकिन दोनों ही घटक दल ने, दोनों ही कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल ने, दोनों ने इनकी सदस्यता समाप्त करने का आवेदन दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कर सकते हैं, असंवैधानिक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ आकर मतलब सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। बिल्कुल, ये समय पहले तो आप सरकार बचा लिए जी, और अब उस बची हुई सरकार की जो और एज है उसको बढ़ाने के लिए इस मानसून सत्र में आपको कुछ न कुछ करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक वोट के लिए आप देखें कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। एक वोट के लिए बिहार में भी 7 वोट को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार 2000 में नहीं बन पाई थी। भीतर की बात में हम चर्चा कर रहे थे बाबा के साथ, जो वो 7 विधायक जिन्होंने एनडीए सरकार को समर्थन दिया था, आरजेडी के थे और कांग्रेस के थे, उनका क्या भविष्य है? क्या उनकी जातीय सदस्यता? अभी सब कुछ विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है। अब विधानसभा अध्यक्ष जो निर्णय लेते हैं उसी पर नीतीश कुमार की सरकार का भविष्य है। अब देखना होगा विधानसभा अध्यक्ष किस तरह का निर्णय लेते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।